उमर खालिद पूरे देश के अंदर दौरे करके, टूर्स करके जगह-जगह इस तरह की बातें कर रहे थे और सरकार को चुनौती दे रहे थे। तो सरकार ने मुझे ऐसा लगता है कि इसको अपने लिए एक तरह की ये बात रखी कि भाई अच्छा ये लड़के हमको चुनौती दे रहे हैं, तो ज़रा इनको भी कुछ सबक सिखाते हैं। दिल्ली का हर आदमी, हर नागरिक ये समझ जानता है कि दिल्ली के दंगे किसने करवाए। इन 5 सालों में हमारी जब भी उमर से मुलाकात हुई, चाहे हम कोर्ट में मुलाकात कर रहे हों या हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, वो डिमोरलाइज नहीं हुए। वो आज भी इसी पे कायम है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई अपराध नहीं किया और हम दोबारा इस मूवमेंट को खड़ी कर सकते हैं। हमें ये खुशी है कि उमर खालिद की शक्ल में जो बेटा हमने पैदा किया है, वो हमें उस पे फ़ख्र है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब लोगों को ये मालूम था कि ये उमर के फादर हैं, तो मेरी अपनी पहचान तो खत्म हो गई। अब मेरी पहचान उमर के फादर की हैसियत से बन रही है हर जगह। नमस्कार, मैं निधि त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। हम पहले भी प्रोसेस एज पनिशमेंट यानी प्रक्रिया ही जब सजा बन जाती है उसके बारे में पहले भी बात करते रहे हैं और आज भी हम ये बात कर रहे हैं और ये बात उस फैसले को लेकर आई है जहां पर अ, दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद और 5 और आरोपियों पर उनको जमानत देने से कर दिया। हालांकि उनको गिरफ्तार हुए 5 साल हो गए हैं और 5 साल से जेल में हैं। तो आज मेरे साथ इस बारे में बात करने के लिए उमर खालिद पिताजी मेरे साथ में हैं। डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास नाम है उनका, डॉक्टर एस क्यू आर इलियास। आपका स्वागत है हरकारा डीप ड्राइव में इलियास साहब। और हम लोग इस बारे में समझना चाह रहा था मैं कि कभी जब ये फैसला आया कि एक लाइन में 5 साल की से वो लोग लगे हुए हैं इसके लिए कि उनको जमानत मिले, अगर केस है तो अब आरोप है तो साबित करें, इसके बारे में सुनवाई शुरू करें, इसकी बहस हो। तो वो सब तो नहीं हुआ। 5 साल से वो लोग अभी भी जेल में हैं और अब एक मालूम पड़ा कि वो जमानत से उनको फिर से उनको उनकी याचिका रद्द कर दी गई है। तो इसके बाद आप इसको कैसे देखते हैं जब ये हुआ तो? देखिए, असल में हम लोग तो ये इस बार ये महसूस कर रहे थे कि ये हमारा एक्सपेक्टेशन था कि शायद इस बार बेल मिल जाएगी और ये कई लोगों ने भी जो मुलाकाती हमारे हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन सब ने भी ये बात कही थी कि शायद इस बार मिल जाएगी बेल, इसलिए कि जो जिस तरह से जिरा हुई थी, जिस तरह से बहस हुई थी अदालत के अंदर, तो उससे जज का मूड ऐसा ही लग रहा था कि शायद वो बेल दे देगा। लेकिन बहरहाल बेल को न सिर्फ डिनाई किया गया बल्कि जो जो रीजंस बताए गए वो भी अजीब-ओ-गरीब रीजंस हैं। यानी ये कहना कि भई अगर ये केस डिले हो रहा है या उसमें देरी लग रही है तो ये कोई उसके लिए बेल के लिए कोई ग्राउंड नहीं बनता है। तो ये जो बात कही जाती है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि यानी आर्टिकल 21 के अंदर कि ये लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी, ये जो इशू है कि भाई लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी आदमी के 5 साल आपने जेल में बंद कर दिए और अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, तो ट्रायल भी आप अंदाजा लगाइए कि ट्रायल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई आसानी से शुरू होगा। अभी तो चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए। तो इसलिए ये कहना कि ये कितना लंबा चलेगा, यानी मतलब ये कि पिछले लास्ट में तुषार मेहता आए थे इस केस में और तुषार मेहता ने ये जानबूझ ये बात कही है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम 2 लोगों का नाम लिया था और ये कहा था कि भाई इनको तो बेल मिलना ही नहीं चाहिए, इनको तो जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक इनको रखा जाना चाहिए। तो ये जो तरीका है कि भाई आप किसी भी आदमी पे फैब्रिकेटेड और कंकॉक्टेड जो है वो इल्ज़ामात लगाएं और उसके बाद उसको यूएपीए में डाल दें और उसको ना बेल मिले, ना उसकी केस शुरुआत हो और 17,000 पेज की पहली चार्जशीट, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट और 800-900 गवाह। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैटर कितना लंबा चलेगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है, मतलब जाहिर तौर पे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है जिसमें चाहे इन्वेस्टिगेशन है, चाहे अदालत है, चाहे सरकार का ये पूरा जो मामला है वो एक एक आम मामले की तरह उसको देखा जा रहा है जहाँ पे आप एक अगर कोई जुर्म करता है तो उसके आप अपराध साबित करते हैं, आप उसके समय में रहते हुए चीजें करते हैं और उसके बाद वो चीजें होती हैं।
पर यहाँ तो न तो आरोप साबित हो रहे हैं, जिन बातों को लेकर आप बात जिन जो आरोप लगाए गए हैं वही बहुत हल्के लगते हैं, किसी भी और मामले में शायद ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मामला जो है एक खास मतलब इसमें कुछ और है इसके पीछे जो है? देखिए, मैं महसूस करता हूँ कि ये जो सीएए का कानून सरकार लाई थी, वो ये बहुत ही सोच समझ कर लाई थी कि किस तरह से मुसलमानों को एनआरसी में से जिन जो लोग निकल जाएँ, तो मुसलमानों को छोड़ के बाकी लोगों को कैसे बैकडोर एंट्री करवाई जा सके। और इसके खिलाफ जो तहरीक चली थी, जिसको हम शाहीन बाग की मूवमेंट कहते हैं, तो ये तहरीक में जो लोग वो फिगर हेड थे, जो लोग फोर फ्रंट पे थे, उसमें उमर खालिद भी एक नाम था। जी, और उमर खालिद पूरे देश के अंदर दौरे करके, टूर्स करके जगह-जगह इस तरह की बातें कर रहे थे और सरकार को चुनौती दे रहे थे। तो सरकार ने मुझे ऐसा लगता है कि इसको अपने लिए एक तरह की ये बात रखी कि भाई अच्छा ये लड़के हमको चुनौती दे रहे हैं, तो ज़रा इनको भी कुछ सबक सिखाते हैं। दिल्ली का हर आदमी, हर नागरिक ये समझ जानता है कि दिल्ली के दंगे किसने करवाए थे, किन लोगों ने आवाज़ उठाई थी, किन लोगों ने पुलिस को चुनौती दी थी, कौन लोग जो है फोर्थ फ्रंट पे थे। और मरने वाले भी मुसलमान हैं, जिनकी प्रॉपर्टी बहुत बड़े पैमाने पर जिनका नष्ट नष्ट हुई है, वो भी मुसलमान हैं और करने वाले भी मुसलमान ही हैं। अब ये बात तो बिल्कुल अजीबो-गरीब है, समझ में नहीं आती ये बात। तो ये जी, जो केस है पूरा, ये पूरा केस फैब्रिकेटेड है। ये पूरा केस यानी वो है। और देखिए, ये बहुत आसान तरीका है कि आप लंबी-लंबी चार्जशीट बना दें और चाहे कि जज साहब को पढ़ने का मौका ना मिले, किसी वकील को पढ़ने का मौका ना मिले और उसके बाद 800-900 गवाह बना दें, तो आप पहले से ही तैयार कर रखते हैं कि केस को में कोई दम नहीं है, लेकिन अगर यूएपीए लग जाएगा इसके ऊपर में, तो फिर आसानी से केस खारिज नहीं हो सकता है। तो और लंबे वक़्त तक के हम इन लोगों को अंदर रख सकते हैं। तो बेल भी नहीं मिलेगी और बाहर भी नहीं आएँगे। तो और लंबे वक़्त तक आप रखेंगे। तो ये बेसिकली एक सज़ा देने की कोशिश है कि भई अच्छा आपने सरकार को चुनौती दी, हमको चुनौती दी, तो अब देखिए मज़ा चखाते हैं आपको। तो मेरे ख़्याल से ये जो होम मिनिस्ट्री का ये पूरा केस है और उसको उन्होंने उसी तरह से टैकअप किया है। अदरवाइज़ ये हाई कोर्ट के अंदर कभी भी तुषार मेहता नहीं आते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ जानबूझ के लाया गया था और सरकार ने ये देखा था कि जज साहब का मूड ऐसा लग रहा है कि शायद ये बेल दे देंगे, तो उन्होंने फिर आखिर में ये कार्ड खेला, तुषार मेहता वाला कार्ड। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि हमको ये बात समझ में नहीं आती है कि ये जो ड्रैकोनियन लॉज हमारे बने हुए हैं, ये चाहे कोई भी सरकार हो, ये सरकार आम तौर पे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती है। चाहे एक्टिविस्ट के खिलाफ हो, चाहे सो कॉल्ड नक्सलवादियों के खिलाफ हो, चाहे अर्बन नक्सल के खिलाफ हो, चाहे जो है वो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हो, मुसलमानों के खिलाफ हो। तो ये कानून को लाया इसलिए जाता है कि एक लंबे वक़्त तक के लिए जेल में डाल के रखा जाए और इससे इनको बेल ना मिलने पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार ने इस केस को यानी ये जो सीएए एनआरसी की तहरीक चल रही थी देश में, उसको अपने लिए एक बड़ी चुनौती समझा और ज़ाहिर बात है कि वो इस वक़्त एक बड़ी चुनौती बन भी गई थी। वो मूवमेंट मैं समझता हूँ कि शायद इतना वाइड स्प्रेड और इतना बड़ा लंबे वक़्त तक चलने वाला मूवमेंट मुसलमानों ने तो कभी इससे पहले शुरू नहीं किया था। ये एक बड़ा मूवमेंट था। तो इस मूवमेंट को जी, ज़ाहिर है कि सरकार ने ये सोचा कि भई ये न जो अच्छा दूसरी बात है कि देखिए एक अजीब बात ये थी उसमें कि मुसलमानों की जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है वो कहीं भी नहीं थी। ये सिर्फ हमारे छात्र थे और हमारी महिलाएं थी जिन्होंने जी, ये तहरीक चलाई थी। तो सरकार को ये लगा कि जी। एक नई लीडरशिप खड़ी हो रही है कम्युनिटी के अंदर और हम आपको चुनौती दे सकती है और हमारी आंख में आंख मिला के बात कर सकती है। तो इनको निप द इविल इन द बड वाली बात है कि इनको यहीं दबा दो ताकि इनके हौसले टूट जाए। और वो पहली बार संविधान को अपने हाथ में लेकर सामने आए थे, उसका प्रिएम्बल लेकर सामने आए थे। तो ये भी जी, ये पूरी एक जो पूरी जिस मूवमेंट बिल्कुल नॉन कम्युनल थी और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी, संविधान के दायरे में बात कर रही थी। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो महिलाएं एनडीटीवी पे गई थी, बूढ़ी-बूढ़ी महिलाएं, उन्होंने भी संविधान की के दायरे में बात की थी। तो ये पूरी मूवमेंट जो थी ना, वो एक बिल्कुल यानी इंडियन पॉलिटिक्स की जो यानी वो होना चाहिए कि एक आइडियल मूवमेंट थी। और ज़ाहिर है कि सरकार के लिए ये बात हमेशा देखिए किसी भी हड़बों को, किसी भी राइट्स को रोकना आसान काम है। लेकिन एक मास मूवमेंट को और वो भी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हो, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल था और यही वजह थी कि शाहीन बाग अगर कोविड ना आता तो शायद शाहीन बाग आसानी से खत्म भी नहीं होता। जी। नहीं, एक तरह से खत्म मत तो हुआ है कि एनआरसी सीए का जो कानून है वो तो बैक बर्नर पे चला ही गया। जैसे कि
सरकार जो है इन 11 सालों में मोदी जी के आने के बाद 2 ही जगह पे पीछे हटी। एक शाहीन बाग के समय जब ये पूरा का पूरा एनआरसी का जब हुआ, उसको वो अभी भी साइड बाकी जगह पे लाना चाहती हैं, बाकी तरीकों से लाना चाहती हैं। पर वो जो उस समय की जो बात थी वो तो अब नहीं करते दिखलाई पड़ते जो सरकार के लोग हैं। दूसरा किसान आंदोलन के समय हुआ था कि अब उन्होंने कहा था कि हम उनकी तपस्या में कमी रह गई और उन्होंने माफी मांगी इस बात के लिए। पर जो प्रोसेस पनिशमेंट वाली जो बात है, देखिए ये उम्र के बारे में ही मैं चाहता था कि आपसे सुनना कि वो ये जो 5 साल हैं उनकी, और अभी तो वो युवा हैं काफी, और इस समय की जो जिंदगी जो होती है ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, ज्यादा चीजें आप करना चाहते हैं, तो वो उसको आप कैसे देखते हैं? और वो अकेले क्यों, मतलब उनके साथ और भी जो बहुत सारे युवा वहाँ पे इस समय जेल में हैं, जिनके खिलाफ भी इस तरह के हल्के फुल्के आधार पे केस बना रखे हैं, जो कि मतलब अगर कोई भी गंभीरता से उस पे सचमुच सुनवाई करेगा, सचमुच उसको अगर एक कार्रवाई करना चाहेगा तो निकल आएगा कि इसमें कुछ हुआ नहीं। तो एक और जो बात ये भी है, मामला कहाँ है आपके पास, आरोप कहाँ हैं आपके पास, सुनवाई कहाँ है, आप उस पर बहस कब करेंगे, आप उस पर काम कब शुरू करेंगे? तो ये जो 5 साल जो उम्र के साथ है, और उम्र के साथ और भी जो नौजवान लोग हैं उनके साथ है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात आपके माध्यम से आपके आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि इन 5 सालों में हमारी जब भी उमर से मुलाकात हुई, चाहे हम कोर्ट में मुलाकात कर रहे हों या हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, वो डिमोरलाइज नहीं हुए हैं और वो ये समझते हैं कि हमने जो मूवमेंट चलाई थी वो बहुत जेन्युइन मूवमेंट थी और अभी भी वो उस पर कायम है कि अगर हमको मौका मिलेगा तो हम दोबारा इस तरह की मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप उमर की लाइफ को यानी अरेस्ट से पहले की लाइफ को देखेंगे तो स्ट्रगल की लाइफ थी, चाहे वो जेएनयू के दौर की बात हो या जेएनयू के बाहर की बात हो, हमेशा आप उनको किसी न किसी जो मार्जिनलाइज तबके हैं या जो लोग परसिक्यूटेड हैं उनके साथ वो खड़े होते हैं, चाहे वो जंतर मंतर की पे जाके खड़े होना हो, चाहे देश के किसी भाग में जाके बात करनी हो, तो वो उमर खालिद बिल्कुल एक प्योर एक्टिविस्ट की तरह से सामने आए थे। और अभी भी मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि उनके हौसले बिल्कुल पस्त नहीं हुए हैं। वो आज भी इसी पे कायम है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई अपराध नहीं किया और हम दोबारा इस मूवमेंट को खड़ी कर सकते हैं। तो एक बात तो ये बताना चाहता हूँ। अलबत्ता एक बात तो ज़ाहिर बात है कि कोई आदमी अपनी ज़िंदगी के 5 साल जेल के अंदर बंद हो जाए और वो कोई काम ना कर सके और ऐसा एक्टिविस्ट जो हमेशा सड़क पर रहता हो, जो हमेशा पब्लिक के साथ खड़ा होता हो, उसके लिए इस तरह से बिल्कुल आइसोलेट कर देना, उठा के जेल में बंद कर देना, तो ये ज़ाहिर बात है कि एक हौसलों को तोड़ने वाली बात है और ये बात है कि भई अब आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेल में भी जो उनका वक़्त गुज़रता है, उसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग जेल के अंदर उनसे मुलाकात होती रहती है, जो किसी न किसी समस्या के अंदर गिरफ्तार होते हैं। तो हमको उनकी फ़ोन आता है कि भई इनकी ये मदद कर दीजिए, इनकी फैमिली के साथ ये प्रॉब्लम है, इसको आप हल कराइए, या इनके लिए कुछ पैसे का इंतज़ाम कर दीजिए या कुछ करिए। तो ये वहाँ वहाँ लीगल कोई ओपिनियन देना हो, ये सब काम भी वो उमर करते रहते हैं वहाँ पे जेल के अंदर। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि उमर खालिद, देखिए हमें ये खुशी है कि उमर खालिद की शक्ल में जो बेटा हमने पैदा किया है, वो हमें उस पे फ़ख्र है। मतलब देखिए इस एतबार से फ़ख्र है कि वो कभी हताश नहीं हुआ, वो कभी नाउम्मीद नहीं हुआ, वो कभी थक के बैठ नहीं गया। तो मेरा कहना सिर्फ ये असल में कि ये हमको भी हौसला देती है कि भई हमारी भी जो लाइफ़ गुज़री है पूरी ज़िंदगी के अंदर, ऐसी एक्टिविज़्म की लाइफ़ गुज़री है। और एक बात तो ख़ास तौर से हम लोग तो चूँकि रिलीजियस माइंडेड लोग हैं, तो हमारा तो विश्वास रहता है कि भई सब कुछ उसी ईश्वर के उससे होता है, तो हमें हर हालत में उस पर भरोसा रखना चाहिए। तो ये हमारी मेरा बात हो या मेरी वाइफ़ की बात हो, ये दोनों भी हम लोग जो है इसी तरह ज़िंदगी गुज़ारने के आदी रहे हैं। हम दोनों एक्टिविस्ट हैं और हमारी ज़िंदगी भी ऐसी गुज़री है पूरी। तो हम लोग जो हैं वो ये नाउम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है और हमें ये लगता है कि उमर जब भी आएँगे बाहर निकल कर, तो बहरहाल वो उनकी जो वो पहली लाइफ़ थी वही लाइफ़ दोबारा रिवाइव होगी। तो डॉक्टर इलियास जो है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के में नेता भी हैं, और साथ में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर भी हैं।
तो उनकी भी एक तरह की पब्लिक लाइफ है। तो ये जो आपकी पब्लिक लाइफ है डॉक्टर इलियास, तो इसमें इसमें क्या फ़र्क आया जब उमर जेल गए और इन 5 सालों में आपने अपने आस-पास जो लोग थे, आपके जो मोहल्ले थे, जिनसे लोगों से मिलना-जुलना होता था, उनका उनका साथ आपका कैसे बदला या उसमें क्या बदला? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि उमर की गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद जो उमर को यानी पब्लिसिटी मिली, जो नाम मिला, जिस तरह से उनकी बातें मीडिया के अंदर आई हैं, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी बात आई है। मुझे एक अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया था, मैंने व्हाइट हाउस के अंदर स्पीचेस दी है, मैं कई जगह गया हूँ। तो ये जो एक तरह से पब्लिक का सपोर्ट है, वो बहुत ही ट्रिमेंडस है। ये सपोर्ट यहाँ भी है, इंडिया के अंदर भी है, इंडिया से बाहर भी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब लोगों को ये मालूम था कि ये उमर के फादर हैं, तो मेरी अपनी पहचान तो खत्म हो गई। अब मेरी पहचान उमर के फादर की हैसियत से बन रही है हर जगह। तो तो ये लगता है कि भाई देखिए, ये उमर के वजह से अब लोग मुझे भी इतने बड़े पैमाने पे जानने लगे हैं। तो ये एक दिल को ठारस बनती है कि भाई ऐसा नहीं है कि उमर उमर खालिद को लोग भुला गए, खामोश बैठ गए। अभी देखिए, अभी ये जो बेल की वो रिजेक्ट हुई है, तो मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए हैं। रिलेटिव्स के भी फ़ोन आए, फ्रेंड्स के भी फ़ोन आए, बल्कि ऐसे लोगों के भी फ़ोन आए जिनको मैं जानता भी नहीं। और लोगों ने यहाँ तक कहा कि जब भी उमर बाहर आएँगे तो आप हमको पहले से बता दीजिएगा, हम उनको जेल से घर तक बिल्कुल रैली निकालते हुए लाएँगे, पूरा जुलूस की शक्ल में लेके आएँगे उनको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अक्रॉस अक्रॉस द कम्युनिटीज़ है, अक्रॉस द कम्युनिटीज़ है ये, कोई एक कम्युनिटी की बात नहीं है। मतलब ये कि हर तरफ से लोगों ने बहुत बड़ा हमको सपोर्ट दिया है। लोग हमें बार-बार कहते हैं कि किसी भी किस्म की कोई बात हो तो हमें बताइए, आप शेयर कीजिए। तो और दूसरी बात ये कि हमें इस केस के अंदर वकील भी ऐसे ही मिले हैं, जो इसको अपना केस समझ के लड़ते हैं, प्रो बोनो केस लड़ते हैं। चाहे वो कपिल सिब्बल हों सुप्रीम कोर्ट में, चाहे सिद्दीक बायस हों हाई कोर्ट के अंदर। ये सब लोग जो हैं, ये अपना अपना केस समझ के, अपना बच्चे का केस समझ के ये लड़ रहे हैं। तो ये इनको एक धारक बनती है कि भई ये जो सपोर्ट मिला है, ये सपोर्ट भी बहुत ही ट्रिमेंडस है, बहुत ही गैर मामूली है। तो उससे हौसला ही मिलता है। ये जो जब आप मिलते हैं उमर से या वीडियो कॉल पे या जाने जब मुलाकात होती है, तो वो उस समय कैसा रहता है? और खास तौर पर आपकी आपकी पत्नी या उमर की माँ के लिए? देखिए, असल में उमर की ज़्यादातर बात तो मेरी वाइफ़ से ही होती है। इसलिए कि मैं तो कभी हमेशा टूर पे रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, दिल्ली से बाहर रहता हूँ या ऑफ़िस में रहता हूँ, तो जब भी उनका टाइम आता है बात करने का, तो वो मेरी वाइफ़ ही बात करती है। पहले तो ये था कि वो लिंक ऐसा मिलता था कि हमारे बच्चियाँ जो थी, हमारी बेटियाँ जो यूएसए में है, यूके में है, यूएई में है, वो भी जुड़ जाया करती थी। अब उन्होंने उसको कन्फाइन कर दिया कि जो जॉइन कर रहा है वही बात कर सकता है। तो बहरहाल फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारी वाइफ़ की कोशिश ही ये होती है कि उमर को ढाढ़स बनाई जाए, कोई ऐसी बात ना की जाए। हमेशा उसको बताया जाए कि सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, सब तुमसे बहुत तवक्कुआत रखते हैं, उम्मीद रखते हैं और सबकी वो पूरे और फिर उमर की एक ख़ास बात ये है कि वो सबके बारे में पूछते रहता है। जितने रिलेटिव्स हैं, जितने दोस्त हैं और आप देखिएगा कि उमर के एब्सेंस में हर ईद पर उसके दोस्त यहाँ आते हैं मिलने के लिए सब। और जितने उनके जानने वाले हैं, वो हर वक़्त हमारी ईद के ऊपर में मौजूद होते हैं। चाहे वो बकरीद हो, चाहे वो ईद उल फ़ित्र हो, तो यहाँ पे आते हैं और साथ में बैठ के खाते हैं। तो ये जो अपनाइयत है, ये जो अपनाइयत का इज़हार होता है, ये इस बात की शहादत देता है या इस बात की गवाही देता है, तो उमर की पॉपुलैरिटी में बहुत बड़ा इज़ाफ़ा भी हुआ है। तो हमारी एक वाइफ़ बात की बातें जो होती हैं वो आम तौर पे अच्छा वो उसमें ख़ास तौर से एक बात ये भी होती है कि जब भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आते हैं तो किसी न किसी की रिक्वेस्ट लेके आते हैं, फलाँ आदमी का ये काम कर दीजिए, इसको फ़ोन कर दीजिए, उसको ये बात कर लीजिए। तो वो जो उनकी सोशल लाइफ़ पहले थी ना, वो जेल के अंदर भी नज़र आ रही है मुझे। ये जो इसमें जो एक बुनियादी बात साफ-साफ दिखलाई देती है कि बहुत सारे लोग हैं जो ज़मानत पे छूट भी रहे हैं इस देश में। बहुत सारे लोग जिनको पैरोल भी मिल रही है। हम लोगों ने देखा है कि कैसे हत्या और बलात्कार के आरोपी जो कई जो खुद को बाबा कहते थे, वो सब भी उनको भी ज ज़मानत मिल जाती है और वो
एक्सटेंशन भी मिल जाता है। उनका खासा उदार रवैया अदालतें और सरकार अपनाती है। तो और उसके ये भी साफ साफ दिखलाई देता है कि सरकार जो जिस तरह की उसका जो रवैया है वो खुद सांप्रदायिक है या खुद राजनीतिक उसके कारण। तो आप इस बात को, क्योंकि ये बात जब हम एक इस तरह से देखते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारे भी समान अधिकार हैं, हमारे साथ भी बराबरी का बर्ताव और इंसाफ उस तरह से होना चाहिए, तो वो जब नहीं हो रहा होता है तो वो उसको आप किस तरह से डील करते हैं? नहीं, ये तो असल में ये बात तो इस बार कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा हो, पहले भी होता था, लेकिन अब ज़्यादा होने लगा है। पिछले 11-12 साल से बहुत ज़्यादा हो रहा है कि एक ख़ास समुदाय का अगर आदमी है, तो उसको आसानी से बेल नहीं मिल सकती। और ये जो कम्युनलाइज़ कर दिया है पूरी सोसाइटी को, और यहाँ तक कम्युनलाइज़ेशन हो गया कि अब हमारी अदालतें भी हमारे जो जुडिशरी भी है, उससे बची हुई नहीं है। अब मिसाल के तौर पे हम ये बात कहते हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई मैटर लगता है, अब अगर एडजर्नमेंट होता है, तो वो बेंच बदल जाती है। लेकिन पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया था और 9 महीने में 14 बार एडजर्नमेंट हुआ है, लेकिन एक एक खास जज के सामने ही मैटर जाता रहा 6-7 बार तक। और उसकी जो बीजेपी के साथ वो हैं, रिश्ते हैं, वो सबको मालूम थे। तो ये हमने मजबूर होकर जो है ये फैसला किया था कि अदालत से हम केस को विड्रॉ कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट से। पहली बार शायद ऐसा हुआ था कि किसी केस को विड्रॉ किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना कि भाई आप बेंच बदल जानी चाहिए थी। तो बेंच भी ये सोच के बनाई जाती है कि कौन सी बेंच, अगर सरकार से मामला है तो सरकार के हक में कौन सा सॉफ्ट है, कौन सॉफ्ट नहीं है, इसके बुनियाद पर अगर बेंच बनाने का फैसला किया जाए तो ये तो बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मेरा कहना है कि एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये कि अब अदालत, अब जज जो होते हैं, चाहे लोअर कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, उनके उन पर दबाव बनाया जाता है, उनको लालच दिया जाता है, उनको बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। अदरवाइज़ मुझे और कोई रीज़न नज़र नहीं आता है कि बेल को रिजेक्ट करने की क्या वजह है। इवन इफ यूएपीए भी लगा दिया गया हो, इवन 2 तरह के केस थे उमर के ऊपर में। इसी मामले को लेकर, दिल्ली दंगों को लेकर 2 तरह के केस थे। दोनों सिमिलर थे, एक में यूएपीए था, एक में यूएपीएन था। जिसमें यूएपीए नहीं था वो तीसरी या चौथी हियरिंग में खत्म हो गया केस वो। तो यूएपीए लगाने का मतलब ही ये है कि इनको बेल ना मिलनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि यूएपीए का भी बहुत सिलेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले भी टाडा के साथ में यही हुआ, कोटा के साथ में यही हुआ। एक खास समुदाय के लोग ज्यादातर गिरफ्तार हुए, ज्यादातर उसके अंदर डाले गए। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए, अगर आप यूएपीए के तहत जो अक्यूज हैं उनको अगर दिखेंगे, या तो माइनॉरिटी के लोग हैं, या दलित हैं, या या, या आपके सो कॉल्ड नक्सलाइट्स हैं, या अर्बन नक्सल हैं, यही लोग हैं। और उनको ये देखिए, उमर के साथ जो लोग हैं उनके साथ ये मामला है कि उनको बेल नहीं मिल रही। सिमिलर जो है वो अर्बन नक्सल के नाम पे जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको भी आप देखा होगा भीमा कोरेगांव और पूरा जो भीमा कोरेगांव वगैरह के अंदर, यहाँ तक कि बूढ़े बूढ़े लोगों को बेल नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि लोगों की डेथ हो जाती है कोर्ट के अंदर। तो यानी वो उसको खाने के लिए पाइप मांगा गया है तो पाइप ही नहीं दिया गया। तो मतलब है कि ये रवैया अदालत का बिल्कुल यानी आश्चर्यजनक है। समझ में आने वाली बात ही नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये जो बात कही, ये जो बात बार बार कही गई सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने भी बहुत दोहराई इसको कि बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। मुझे ऐसा लगता है कि उमर खालिद और जो माइनॉरिटीज के और सो कॉल्ड अर्बन नक्सल के लोग हैं, उनके लिए उल्टा हो जाता है मामला। जेल इज ए रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन हो जाता है। मैंने अभी कहीं देखा उनको, वो कह रहे थे कि उन्होंने वो क्यों विड्रॉ कर लिया उस समय सुप्रीम कोर्ट से। वो तो हम तो उनकी हियरिंग जो विड्रॉ किया वो अच्छी तरह जानते हैं क्यों विड्रॉ किया। वो तो हाँ, मुझे पता है बिल्कुल। पर अब वो सब इस बात की सफाई देते हुए देखे गए, जो कि बहुत मुझे आश्चर्य की बात थी। और दूसरी बात ये है कि ये जो मतलब जब एक किसी भी लोकतंत्र की बात करते हैं तो इस बात से ये बहुत साफ झलकता है कि लोग जो है वो इन 4 जगहों पे जाने से उनको कितने कंफर्टेबल हैं, कितने सहूलियत देखते हैं। एक पुलिस थाने में, एक अदालतों में, एक सरकारी अस्पतालों में, और एक मीडिया हाउस। डॉक्टर इलियास, मैं ये भी समझना चाह रहा था कि आपके साथ ये जो
जैसे कि जो पूरा जो हमारा जिसको बोलते हैं ना फिल्म सिटी का जो नोएडा में जो जो बड़ा वाला मीडिया जो है जहाँ पे जो गोदी मीडिया भी लोग कहते हैं, सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया, हाँ सो कॉल्ड तथा मतलब हम क्योंकि नहीं मेनस्ट्रीम मीडिया तो वो था क्योंकि हम मेरे जैसे लोग उसके हिस्सा थे, अब नहीं है। पर हम ये देखते हैं कि ये रातों रात किस तरह के रवैये बदल गए, जो लोग ठीक ठाक थे वो अजीब तरह से बात करने लगे, और वो सिर्फ इस पूरी नफरत और हिंसा और गंदगी को बढ़ाते हुए दिखलाई देते हैं रोज शाम को और दिन भर इस तरह से। तो वो बर्ताव आप कैसे देखते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए मैं असल में क्योंकि खुद मीडिया से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मीडिया का मामला सिर्फ इतना सा नहीं है कि वो एक निष्पक्ष चीज़ों को देखने का तरीका उसका रहा हो, लेकिन जब से मीडिया पे कैपिटलिस्ट हावी हो गए, जब से कारपोरेट्स के हाथ में मीडिया आ गया, उस वक्त से कारपोरेट के बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट से अटैच हो गए। तो जाहिर है कि गवर्नमेंट जो चाहती है वही मीडिया दिखाता है, जो गवर्नमेंट नहीं चाहती है वो नहीं दिखाता है, कितना ही बड़ा इशू क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं है या गवर्नमेंट के खिलाफ है तो मीडिया उसको बिल्कुल या तो दिखाएगा नहीं या तो बिल्कुल मार्जिनलाइज कर देगा। तो मेरा कहना ये है कि असल में हमारे देश में एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि हमारे देश में निष्पक्ष मीडिया कैसे डेवलप होगा। ये जो लोग कैपिटलिस्ट मीडिया से निकल कर बाहर आए, उन्होंने जो अपने चैनल एकमात्र तो माध्यम एक वैकल्पिक ऑल्टरनेट मीडिया की तरह वो लोग निकल कर आ रहे हैं, वो लोग अपनी और जर्नलिज्म बचा के रखे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, जर्नलिज्म बचा हुआ है, उनकी वजह से वही चीज़ों को ला रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ भी बहुत सारे हो रहे हैं, कभी कोई केस हो जाता है, कभी किसी के खिलाफ कोई केस हो जाता है। अभी 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 अंजित अंजुम के सिलसिले में हो गया, अभिषेक शर्मा के सिलसिले में हो गया, तो ये सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन बहरहाल मेरा कहना यह है कि जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, जिसको हम प्रिंट मीडिया भी हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो, खासतौर से टीवी जर्नलिज्म जो है, उस पर तो जो लोग हावी हैं, अब देखिए एनडीटीवी को भी अडानी ने ले लिया, तो उसके बाद जो जो चीज़ बची खुची थी वो भी हाथ से निकल गई। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि जो बिजनेस टाइकन्स हैं या बिजनेस ग्रुप हैं या कारपोरेट्स हैं, जब उन्होंने मीडिया पे कंट्रोल हासिल कर लिया, हालांकि पहले भी बिजनेसमैन ही मीडिया को चलाया करते थे, लेकिन वो सरकार से उनके उनके उतने ऐसे रिश्ते नहीं थे कि उनको सरकार से फायदा उठाना है। अब सरकार से फायदा उठाना है तो सरकार कहती है हमको ही फायदा पहुंचाइए। तो ये एक तरह का साझी कहना चाहिए कि ये चीजें चल रही है कि आप हमको फायदा पहुंचाइए, हम आपको फायदा पहुंचाइए। इसी वजह से हम जो है मीडिया हमारे देश का जो है वो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर अब नहीं रहा है। जी, तो इसमें फिर जो मतलब ये जो बात आती है कि इस दौरान जो जब उम्र के बारे में, और जाहिर तौर पे आप लोगों ने सब देखते भी होंगे, या तो वो कैसा लगा अब आपको आपके घर में लोगों को? नहीं, ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये जो हमारा जो सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया है या सो कॉल्ड टीवी जर्नलिज्म है, वो उससे ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन देखिए हमको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि हमारी आवाज़ दब गई है। आप देखिए कि बीबीसी हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, अगर बाहर की दुनिया की बात करें तो, या हमारे देश के अंदर रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, अभिषेक शर्मा हो, या इस तरह के जो लोग हैं वो बार बार उम्र के इशू को उठाते हैं और वो एक अल्टरनेटिव आवाज़ जाते रहती है दुनिया के सामने। और सोशल मीडिया के अंदर भी उम्र की आवाज़ जा रही है। उनके लोगों ने, मैंने अभी देखा है कि ये भी ये जो बेल रिजेक्ट हुई है उसके बाद इतने लोगों ने प्रोग्राम किए हैं जिसकी इंतहा नहीं है। तो मतलब ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास ये माध्यम नहीं होता, सोशल मीडिया का ऑल्टरनेटिव मीडिया नहीं होता, तो शायद हमारी आवाज़ घट कर रह जाती। बिल्कुल। तो अब जो है इसको मैं फिर ये पूछना चाह रहा था कि आप लोग की जैसे इस पूरी उम्मीद को, जो कि बहुत मुझे अच्छा भी लगा आपसे बात करके, पर ये कि जो पूरी जो गर्मजोशी और उम्मीद जो आप लोग बचा के रखते हैं, इसको इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अब आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे इस उमर खालिद वाले केस को भी, और साथ में इस जो आगे की जिंदगी है हम सब की, उनकी भी और हमारी भी, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं असल में वो हमारे उनका एक शेर है, नाम कवि का नाम भूल गया मैं, कि वो एक शेर कभी पूरा याद नहीं मुझे, मगर वो यही कहते हैं कि ये कितनी ही काली रात हो लेकिन रात ही तो है। तो मतलब ये कि हमारा कहना है कि ऐसा नहीं है कि इतना ही घटाटो अंधेरा हो, तो अंधेरे को जो है वो
स्टेबिलिटी हासिल नहीं होती है, अंधेरे को तो जाना ही जाना है। तो हमें उम्मीद है कि वो और मुझे ये बात का यकीन है कि उमर जब बाहर आएँगे, तो वो एज़ ए हीरो बाहर आएँगे और लोग उनको हाथों हाथ लेंगे। और मुझे यकीन है कि वो जो जो लोगों ने उनके साथ एक्सपेक्टेशंस है लोगों के, वो एक्सपेक्टेशन पे वो पूरा उतरेंगे। तो ये हम हमने हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, हमने जो है भरोसा नहीं छोड़ा है और हमें यकीन है कि उमर खालिद बाहर आएँगी, तो वो उसी तरह से। और ये देखिए जेल के ये जो 5 साल गुज़रे हैं, ये उमर खालिद के लिए वेस्टेज नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि 5 साल ज़ाये हो गए। देखिए उमर ने इस 5 सालों के अंदर तकरीबन 150 बुक्स पढ़ ली हैं और शायद उनको ये मौका नहीं मिलता। एक्टिविज़्म के अंदर बाहर रहते अगर तो ये मौका नहीं मिलता उनको। अभी वो ना उनके पास इंटरनेट है, ना टेलीफ़ोन है। ये पूरा मौका मिला कि वो बुक्स मँगाते रहते हैं, ये बुक भेजिए, वो बुक भेजिए। मेरे ख़्याल से उन्होंने हर इम्पोर्टेंट बुक इतिहास की हो या कोई इम्पोर्टेंट इश्यू पर हो, वो उन्होंने किताब पढ़ ली है। और चूँकि बहुत सारी पाबंदियाँ अदरवाइज़ वो मुसलसल लिखने वाला भी आदमी है। तो ये जो फ़ायदा हुआ है जेल के अंदर रहने का, एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि उनको मौका मिला सोचने का, समझने का, वो इश्यूज़ पे बात करने का। ज़ाहिर है कि एक पब्लिक लाइफ़ में अगर आप रहते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें मौका नहीं मिलता है, ना आप पढ़ सकते हैं, ना आप सोच सकते हैं। तो ये फ़ायदा उनको मिला है और ये फ़ायदे का उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। फोकस फोकस टाइम मिलने का जो एक हाँ, फ़ोकस टाइम मिलने का। पर मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा जो मामला है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि ये इसका कोई मजबूत आधार तो है नहीं और ये कहीं जाता हुआ दिखलाई भी नहीं पड़ता है। इसका खामियाजा जो है, क्योंकि ये तो अगर हमें मतलब जैसे कि लगता ही है कि ये कोई मजबूत केस तो है नहीं और ये तो उसकी उसके वो उनके साथ भी तो इंसाफ होना चाहिए जिन्होंने नाइंसाफियां की हैं। उसके बारे में देखिए असल हमारे देश में ये सबसे बड़ा सवाल यही है। एक आदमी को आप 20 साल 15-20 साल तक जेल में रखते हैं, उसके बाद उससे एक्विटल हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने उसको फँसाया था, जिन्होंने उसपे यानी फैब्रिकेटेड इल्ज़ामात लगाए थे, एलिगेशंस लगाए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई यानी ना यानी देखिए अदालतें जो फैसला देती है, वो आप फैसला देखिए, अगर एक्विटल का फैसला देती है, तो ये कहती है कि पुलिस जो है, जो एविडेंस दिया था वो इतने इतने काफ़ी नहीं है कि उसके ऊपर केस साबित हो जाए। ये नहीं कहती कि फैब्रिकेटेड इल्ज़ामात लगाए गए थे, जानबूझ के फँसाया गया था, ऐसा कभी नहीं कहती अदालत। अदालत भी बिल्कुल सेफ साइड पे जाकर जो है वो पुलिस को एक तरह से वो सिक्योरिटी दे देती है कि भई हाँ, ठीक है, पुलिस ने केस तो बनाया, लेकिन केस में जो आधार थे, जो एविडेंस थे, वो इतने मज़बूत नहीं थे कि उसके ऊपर में जो है ये इन पे ये इल्ज़ाम साबित हो। अगर वो ये कह दी अदालत कि ये इनको जानबूझ के फँसाया गया, गलत इल्ज़ामात लगाए गए, फैब्रिकेटेड इल्ज़ामात लगाए गए, तो शायद पुलिस के रवैये में तब्दीली वाक़ई होती है। या अगर हेवी कंपनसेशन लगाया जाता तो शायद पुलिस के रवैये में और हुकूमत के रवैये में तब्दीली वाक़ई होती। लेकिन अदालतें ऐसा नहीं करती। दूसरी बात ये कि 15-20 साल के बाद जब एक आदमी निकल के आता है, हमने कई बार लोगों से कहा कि भई आप कंपनसेशन का केस डालिए, आप हुकूमत के खिलाफ केस डालिए, तो लोगों की हिम्मतें टूट जाती हैं। लोग कहते हैं अरे छोड़िए यार, इतने साल तो अंदर रहे हम, इतना फिज़िकली हम खत्म हो गए, मेंटली हम खत्म हो गए। अब फिर एक बार अदालती कार्रवाई लंबी लड़ाएँगे। पुलिस भी उनको दबाव डालते रहती है, अगर दोबारा आपने कुछ किया तो फिर हम दोबारा फँसा देंगे आपको। तो ये जो सिलसिला है ना, ये सिलसिला कहाँ, ये लोकतंत्र के अंदर हमको वाक़ई लोकतंत्र को बचाना है, लोगों की यानी यानी लाइफ़ और लिबर्टी को बाकी रखना है, तो हम समझते हैं कि साहब पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे जितने भी ड्रैकोनियन लॉज़ हैं वो ख़त्म होने चाहिए। लोकतंत्र में इसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमारे पास जो लॉज़ ऑलरेडी मौजूद हैं सीआरपीसी में और सीपीसी में, वो इतने काफ़ी हैं कि वो हर तरह की क्राइम को कवर कर सकते हैं। देखिए ये ड्रैकोनियन लॉज बनाए ही इसलिए जाते हैं। देखिए टाडा का कानून लाया गया था, उसमें 67,000 लोग गिरफ्तार हुए थे। 1% कन्विक्शन हुआ है, 1% कन्विक्शन। और यूएपीए के बारे में मुझे मालूम हुआ है कि 3% कन्विक्शन है रेट। तो ये इसका मतलब यही ईडी और 97% सीबीआई के केसेस में, ईडी और सीबीआई के केसेस में सही है। अब तो ये ऐसे ही सिर्फ तंग कर, हाँ, तो साफ दिखता तंग है कि करने ये के लिए कोई लाए जाते हैं। मतलब देखिए और इसमें मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, इसमें कोई भी सरकार साफ नहीं है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। कांग्रेस के ज़माने में यूएपी का कानून तो कांग्रेस ज़माने में ही आया था। टाडा का कानून कांग्रेस के ज़माने में ही आया था। ये और बात है कि उसको और दूसरी बात है कि ये जो यूएपीए को ड्रैकोनियन बनाया, ये कांग्रेस ने ही बनाया था, चिदंबरम साहब ने बनाया था।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकारें इस तरह के काले कवानीन को टेररिज्म के नाम पे या किसी के नाम पे लाती है, लेकिन वो आम लोगों के खिलाफ उसका इस्तेमाल होता है और अपने विरोधियों के खिलाफ उसका इस्तेमाल होता है। तो हमारा कहना ये है कि अगर हमको वाकई एक लोकतंत्र को बचाना है, वाकई अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाना है, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमको ड्रैकोनियन लॉज के खिलाफ मूवमेंट चलाना चाहिए, चाहे वो मकोका हो, चाहे यूएपीए हो, चाहे अफ्वा हो, चाहे ईडी हो, चाहे जो भी हो, जो सरकार को एक तरह का हथियार दे देते हैं जिसके चाहे के खिलाफ चाहे इस्तेमाल करे और उसकी कोई जवाबदेही, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है, किसी की भी नहीं बनती, ना पुलिस की बनती है ना सरकार की बनती है। तो लोगों को अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है और ये कानून को मेरा ख्याल है कि इसके खिलाफ हमको मूवमेंट चलानी चाहिए। जैसा टाडा के खिलाफ चली थी मूवमेंट, टाडा खत्म हुआ था, इस तरह से यूएपीए के खिलाफ, एफ्पा के खिलाफ, मकोका के खिलाफ, गजको का खिलाफ हमको तहरीक चलानी चाहिए, मूवमेंट चलानी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इलियास इस पूरी बातचीत के लिए। काफी मतलब जानने को भी समझने को भी मिला और एक पिता को भी देखने का मौका मिला जो कि बहुत जो कि अभी बात कितने फख्र से कह रहे हैं कि मुझे अब लोग जो है उम्र के वादा के तौर पर जानते हैं बजाय आपकी अपनी एंटिटी की। तो ये एक सुंदर बात है, पर साथ ही ये भी कि आपके पास जो उम्मीद है, जो आपका जो साहस है, वो भी काफी इसकी मैं मतलब सराहना की। उम्मीद तो है, और उम्मीद तो हमें होती है कि लोग अपनी अकल से काम लेंगे। उम्मीद तो ये होती है कि लोग निकम्मों की तरह नहीं बैठे रहेंगे। उम्मीद तो ये होती है कि लोग जो है अगर कोई आरोप है तो उसको आप साबित करिए और आगे बढ़िए। उम्मीद ये नहीं कोई करता है कि सब कुछ को लेकर जो है आप प्रोसेस को भी पनिशमेंट में बदल देते हैं और उसके कारण जो है बहुत जो क्या बोलते हैं, एक तो नौजवान है, दूसरे ये कि वो खासे पढ़े लिखे अकादमिक व्यक्ति हैं, तो उनको इस तरह से फंसा के रख लेना कि एक जिसको बोलते हैं अनिश्चित काल के लिए अनिश्चय में डाल के रखे रहना, ये तो कोई मतलब जाहिर तौर पे अमानवीय है। और ये एक तरह का जो हम लोग ये कहते नहीं है, पर जो जिसको मैं कहता हूँ कि ये जो जन के खिलाफ जब तंत्र जो है वो हिंसक हो जाता है, वेपनाइज करता है और एक तरह का, तो वो भी किसी आतंकवाद से दरअसल कम नहीं होता है। तो हम उस साये में रह रहे हैं हम सब जो है, और उसको लेकर वो बातें हम सबको परेशान करती है। ये बातें उन सारे पिताओं को परेशान करती है कि हमारे बच्चे जो अगर वो इतने ज़हीन हों, इतनी सालियत रखते हो कि वो उम्र की तरह जो पढ़ने जाते हो, जेएनयू में पीएचडी करते हो, उसके बाद जो है अब आप उनको उठा के इस तरह से आप बंद कर किए हुए। तो ये तो इस देश के सारे माता पिताओं को इस बारे में सोचना चाहिए और थोड़ा सा शायद परेशान होना चाहिए कि भाई ये किस तरह का देश हम बना रहे हैं और किस तरह का भविष्य हम देखना चाहते हैं इस देश को लेकर। मतलब ये अपने आप एक बड़ा सवाल है कि हम इसको किस तरह का देश किन हाथों में हम छोड़ के जाने वाले हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इलियास। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ, तो उन सारे लोगों के साथ जिनको इस मुल्क से प्यार है और जो चाहते हैं कि इस देश में ज़्यादातर लोगों को और जल्दी इंसाफ मिले, और उन सबके साथ इस बात को साझा करिए। बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। आज की ताज़ा खबर, आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।